कोई एब्सेंट है क्या क्लास में? सब लोग आ गए हैं? एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे थे, हमने बताया था हम नोज जो नॉस्ट्रल्स होते हैं फ्रॉम देयर वी इनहेल एयर, ठीक है। एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी जा रहे हैं। सो नॉस्ट्रल्स में जो नेजल कैविटी, नॉस्ट्रल के थ्रू जब एयर एंटर करती है उसकी जो नेजल कैविटी होती है उसमें वी आर प्रोवाइडेड विद म्यूकस एंड वेरी फाइन हेयर, वेरी फाइन हेयर। तो ये म्यूकस का क्या काम होता है? ये जो एयर पैसेज होता है, एयर जो एंटर कर रही है उस पैसेज को स्मूथ भी बनाता है एंड जो हेयर है वो जो इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा डस्ट है उसको अगर वो रोक पाता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, तो प्यूरिफिकेशन का काम करता है, आप बोल सकते हो। अब ये नॉस्ट्रल के थ्रू जब नेजल कैविटी के थ्रू एंटर करिए एयर, ये ट्रैकिया में जाती है। बेटा ट्रैकिया विंड पाइप के थ्रू होती हुई, विंड पाइप को हम ट्रैकिया भी बोलते हैं। इस ट्रैकिया को हमने क्या बताया? दिस ट्रैकिया इज प्रोवाइडेड विद रिंग ऑफ कार्टिलेज। बेटा रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है? जो आपकी ट्रैकिया की पाइप होती है बहुत ही फ्रेजाइल होती है, तो अगर इसको, ये सांप जैसी होती है। अगर क्या आप सांप को सीधा खड़ा कर सकते हो? नहीं। तो अगर हमें सांप को सीधा खड़ा करना है तो हम उसको उसके बीच में क्या, उसकी बॉडी में क्या रिंग घुसा देते हैं। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज हाफ सी, हाफ रिंग या फिर सी शेप की होती है। सी इज व्हाट? हाफ रिंग, ठीक है। तो रिंग ऑफ कार्टिलेज मेक श्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। एयर पाइप ऐसे, ये जो पाइप ऐसे थप करके गिर जाएगी, कहीं से ट्विस्ट हो गई तो हवा अंदर नहीं घुस पाएगी, तो एयर पैसेज कोलैप्स नहीं होना चाहिए, हमको कंटिन्यूसली हवा ऑक्सीजन मिलती रहनी चाहिए। अब ये ट्रैकिया में जब एंटर करके इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, ये दो पार्ट्स को दो ट्यूब्स इनमें से निकलेगी, उन दो ट्यूब्स को आपने क्या बोला? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है इनटू स्मॉलर ट्यूब ब्रांचेस। वो जो स्मॉलर ब्रांचेस हैं, पतली पतली ट्यूब्स हैं, उनको बोलते हैं बेटा ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल जिसमें एंड होती है, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वो बलून लाइक स्ट्रक्चर। ये ब्रोंक्यूल में से बलून लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं बेटा। उन बलून लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो? एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई का क्या काम होता है? बेसिकली दिस इज द पार्ट वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस, ठीक है। they make the surface area of absorption, they increases the surface area of absorption। कैसे? एक तो इनका स्ट्रक्चर प्लस इनका नंबर, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। ये सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जॉर्प्शन कैसे बढ़ाते हैं? भगवान ने इनका स्ट्रक्चर जो बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाया है उसके कारण, प्लस इनका नंबर, ये बहुत सारे होते हैं नंबर्स में। ऐसा बोला जाता है कि एल्वियोलर सैक का अगर पूरा जो सारी की सारी एल्वियोली सैक को जब आप खोल के रख दोगे तो ये बैडमिंटन टेनिस कोर्ट का आधा एरिया कवर कर लेंगे। So this is the basically area of alveolar sac जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। Can you imagine now? टेनिस कोर्ट 80 मीटर स्क्वायर आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि 80 मीटर स्क्वायर ये एरिया कवर करती है। 80 मीटर स्क्वायर को तुम सोच के देखो कितना होता है, ठीक है। 80 मीटर स्क्वायर दैट इज हाफ द टेनिस कोर्ट। अगर सारी की सारी एल्वियोलर सैक का आप एरिया उनको खोल दोगे, सो दिस इज हाउ दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। मैं सारे सबका आंसर्स लिखवाऊंगी, पहले सुनेंगे सब लोग, ठीक है। अब मैं इसके अंदर बता रही थी, मैं एक एल्वियोली ले रही हूँ, ये एल्वियोली है। इस एल्वियोली के पास में एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है। ये बेटा ब्लड वेसल, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल जो होती है उसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। बेटा ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है इसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ऑक्सीजन को सिर्फ यही लेता है, ठीक है। हमारी ऑक्सीजन जो होती है ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, इट हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तो ये एल्वियोली था, इसके अंदर O2 पहुंचा, तो ये O2 सीधे कौन ले लेगा? ये आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन ले लेगा। और जो आपका प्लाज्मा है, ब्लड तो क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो उसके अंदर क्या होती है? बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये
कार्बन डाइऑक्साइड इधर मूव करेगी। ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का देना, ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है? बहुत ही कॉमन टर्म और फेमस टर्म, थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के पाथ को स्मॉल बनाने के लिए, स्मॉल पाथ हो उसके लिए ये जो दोनों एल्वियोली और ब्लड वेसल के बीच में जो गैप होता है वो 1 सेल थिक होता है, 1 सेल थिक, ठीक है। इतना कम स्पेसिंग होने के कारण या वॉल्स जो हैं इन दोनों की वो 1 सेल थिक होने के कारण ये डिफ्यूजन का प्रोसेस को बहुत ही स्मॉल पाथ कवर करना पड़ता है, तो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। बहुत जल्दी से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरी में जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में वापस चला जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम आप अपने लिए बना लीजिए। एल्वियोलर्स, ये एक डायग्राम किसका है? एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई का बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है which help them to increase their surface area of absorption, ठीक है। दो कारण से, मैं सारा पॉइंट्स उनको लिखवा के दूंगी। और they are highly supplied by extensive network of blood vessels। जितनी ज्यादा ब्लड वेसल्स होंगी उतना ब्लड इन एल्वियोलर के पास रहेगा। जितना ब्लड होएगा उतना, जितना ज्यादा ब्लड होगा उतनी ऑक्सीजन एल्वियोली से ब्लड को मिल पाएगी और उतनी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से एल्वियोली में जा पाएगी, क्योंकि एल्वियोली के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी मिलेगी वही वापस आप एक्सेल करने वाले। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? 080 है क्या? 0 उधर से दिखा दो मुझे। मैम मुझे इसमें एक चीज़ समझ में आई है, जो स्मॉल पार्ट है 1 सेल, वो एल्वियोलर बट जो तो उसके बीच का पार्ट है क्या? बेटा आपकी आवाज बिल बंद कर दो, बंद कर दो बेटा, बंद कर दो। हाँ, एक बार फिर से बोलिएगा। बेटा फिर से बोलेंगे। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो 1 सेल थिक जो पार्ट है वो एल्वियोलर ब्लड वेसल्स के बीच का है क्या? ये 1 सेल थिक पाथ, वापस गलत समझ लिया बेटा, ये डिफ्यूजन का जो रास्ता है, ऑक्सीजन का ब्लड वेसल्स के पास, ब्लड के अंदर जाना और ब्लड वेसल से कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली के पास जाना, तो जो इनकी वॉल्स हैं, इनकी एल्वियोली की वॉल हो गई या ब्लड वेसल की वॉल हो गई, ये दोनों वॉल्स ही 1 सेल थिक होती है, जिससे कि डिफ्यूजन का पाथ छोटा हो सके, डिफ्यूजन इफेक्टिव बन सके, ठीक है। 1 स्मॉल पाथ ऑफ डिफ्यूजन। कैसे? The walls of these alveoli and blood vessel are 1 cell thick, है ना? हाँ, फिर से देखेंगे, मैं अभी लिखवाऊंगी तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। Alveoles are balloon-like structure which increases the surface area for absorption। कैसे? अब एल्वियोली में होता क्या है? एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, हाई एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है इनके चारों तरफ। जस्ट गो एंड सी द 3D स्ट्रक्चर ऑफ एल्वियोली विद ब्लड वेसल, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये समझाने के लिए डायग्राम होता है जिससे बच्चों को बहुत बढ़िया समझने आता है, तो समझो इसको बेटा। ये एल्वियोली है, इसके नीचे ये आपकी ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब होता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली गेट डिसॉल्व इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड तो बेटा ये प्लाज्मा में घूमता रहता है, ब्लड के बारे में सुना होगा ना, ब्लड के अंदर आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन द ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एल्वियोली से रेस्पिरेटरी पिगमेंट में मिला, ब्लड अपना मस्त फ्लो करता जा रहा है और इसी ब्लड के प्लाज्मा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व है। अब इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। डिफ्यूजन किसके कारण होता है? ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। इधर कॉन्सेंट्रेशन हाई है, किसकी? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2, और इधर ब्लड वेसल में क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होने के कारण ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम एल्वियोलाई
to blood vessel, and from blood vessel carbon dioxide will flow into the alveoli. तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के कारण एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है इन बिटवीन एल्वियोली एंड ब्लड वेसल, सिर्फ इन दो के बीच में डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। इस पाथ को छोटा बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए इन दोनों की वॉल 1 सेल थिक होती है, बहुत पतली होती है। नाउ इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बच्चों बताओ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या बताऊं बेटा? वो CO2 और O2 में कैसे वो मतलब भाई ऑक्सीजन कहाँ, लंग्स से ऑक्सीजन, आपके माउथ से ऑक्सीजन एल्वियोली में पहुंचा है, तो इधर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर मतलब एल्वियोलाई में। ब्लड जो इधर से फ्लो कर रहा है वेसल के अंदर, इसको वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजन चाहिए, तो इसमें ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड में मूव करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा पड़ा है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ब्लड ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इधर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये इधर से एल्वियोलाई में मूव करेगा। बताओ बच्चों क्लियर है क्या? जल्दी से बताएंगे सब लोग मुझे, हाँ जल्दी से बताओ। ये सक्षम क्या बोल रहा है? बेटा सक्षम यार, सक्षम एल्वियोली हमारा लंग्स के अंदर है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हवा वाली कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से, वो आपके डायरेक्ट कांटेक्ट में थोड़ा ना आई है। आप जो नॉस्ट्रल से कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है उसकी बात कर रहे हो, और आपके ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट बन रहा है उसकी बात कर रहे हैं। एयर के कार्बन डाइऑक्साइड की कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बेटा? हाँ, अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन बनता है, बताएंगे मुझे, सबको क्लियर है ना? किसी को क्लियर नहीं हो तो आप पूछ लेना। देखो पूछना तुम्हारा, तुम पूछोगे और मैं बताऊंगी, जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगी, बस पूछ लेना। तो पहला क्वेश्चन इसमें यही बनता है, हाउ आर एल्वियोली डिजाइन टू, हाउ आर एल्वियोली डिजाइंड टू maximize the exchange of gases, exchange of gases को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर पहले क्या लिखेंगे? एल्वियोलाई प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, प्रोवाइड लार्ज सरफेस area for exchange of gases। अब इसका रीजन देखो, मैं ब्रैकेट में तुम्हारे लिख रही हूँ, कैसे हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ देयर नंबर ऑफ एल्वियोलाई। इट इज, तुम्हें बताया एल्वियोलाई का नंबर क्या होता है? बहुत सारा। नंबर ऑफ एल्वियोलाई एंड शेप एंड साइज, शेप ऑफ एल्वियोलाई, स्ट्रक्चर बोलो, शेप ऑफ एल्वियोलाई। ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये बलून लाइक जो स्ट्रक्चर भगवान ने इनको प्रोवाइड किया है झोले के जैसा, ठीक है, ये एनहांस कर रहा है इनकी किस क्वालिटी को? एक्सचेंज, ठीक है, इफेक्टिव बना रहा है, प्लस नंबर बहुत सारा। मैंने तुम्हें बोला ना, इतनी सारी एल्वियोलाइज होती हैं, जब इनका पूरा एरिया बिछा दोगे आप, एक एल्वियोलाई को अगर आप बिछाना चालू करोगे तो द कंप्लीट एरिया विल बी 80 मीटर स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली इक्वल टू हाफ द टेनिस कोर्ट। और कैन यू इमेजिन, हाफ द टेनिस कोर्ट आपकी बॉडी के अंदर है, 6 मीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन है, 80 मीटर स्क्वायर हाफ कोर्ट का तुम्हारे बॉडी के अंदर एल्वियोला का एरिया, कितनी सारी चीजें हैं। जस्ट इमेजिन द ब्यूटी दैट इज प्रेजेंट इन योर बॉडी, ठीक है, और द ब्यूटी ऑफ योर बॉडी। The walls of alveoli, second point इसमें लिखते हैं, the walls of alveoli contain an extensive network of blood vessel, contain an extensive network of blood vessels। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस। सक्षम, आपका डाउट क्लियर हो गया क्या बेटा, जो तुम पूछ रहे थे या बोलना चाह रहे थे मुझे? इज दैट डाउट क्लियर? ठीक है,
और बता दीजिए वंश, आपका क्या स्टेटस? अक्षत, संचित, मैम अभी जैसे 7th भव्य। क्लास में पढ़ाया था कि जो आर्टरीज और वेन्स होती है उनमें बेटा फर्क होता है, तो एल्वियोलर मीनल, और एक तुम क्लास लो ना प्लीज, बीच में पूरी हॉल वॉल में मत लिया करो, बाहर की डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा। ट्राई टू टेक माई क्लास इन अ सेपरेट रूम, है ना, कॉन्सेंट्रेट भी प्रॉपर नहीं कर पाते हो। चलो बोलो बोलो बेटा। मैम मैं ये पूछ रही थी, जैसे हमें 7th क्लास में पढ़ाया था कि आर्टरीज और वेन्स अलग अलग होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो जब गैस का चेंज होता है टेक प्लेस एल्वियोलर में, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता? आर्टरीज और वेन्स डिफरेंट होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप ये ऐसा कह रहे हो कि एल्वियोली, बेटा एल्वियोली इज द ओनली रास्ता जहाँ से ऑक्सीजन जिसके अंदर भर रही है और वही कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग से आपकी बॉडी ब्रोंकाई इन सब से लेके नॉस्ट्रल के थ्रू तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहे हो, कोई और पैसेज ही नहीं है ना। तो इसी पैसेज से ऑक्सीजन को जाना है, तो इसी पैसेज से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, और डिफ्यूजन के कारण ये प्रोसेस बहुत बढ़िया तरीके से हो पा रहा है। ठीक है, तो इधर इंटरमिक्सिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, सेपरेशन हो रहा है। आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी थी तो उसको ऑक्सीजन दे दी गई, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था वो एल्वियोल को दे दिया गया। ठीक है, तो इधर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बढ़ू आगे। यस, जल्दी से जवाब दो। यस मैम आ गया। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर जो आता है, आपकी बुक का है क्वेश्चन कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग फास्ट क्यों होती है? ठीक है, ब्रीथ क्यों करना है? क्योंकि ऑक्सीजन को अंदर लेना है। एवरीबॉडी नो कि व्हाट इज ब्रीदिंग? इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, तो जो ब्रीदिंग रेट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होती है उनकी फास्ट होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्ट इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो कहाँ पे रहते हैं? लैंड पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल उनको बोलते हैं। तो बेटा डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में होती है, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा बहुत कम होती है एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। ठीक है, हवा में आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने के कारण दे ब्रीथ फास्टर so that they can take more and more water inside, so that more and more oxygen will get inside their body. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मैं बुक में अंडरलाइन करा दूंगी कहाँ पे दे रखा है। आर यू गेटिंग? द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज फास्ट, faster than terrestrial organisms because the amount of dissolved oxygen present in water is less. So to inhale more oxygen, they take more water inside. ठीक है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को लेने के लिए वो जल्दी जल्दी ब्रीथ करती है जिससे कि वो ज्यादा क्या ले सके? ऑक्सीजन ले सके। ठीक है, तो ये आंसर आपको मिलेगा। मैं आपको अंडरलाइन करा दूं बच्चे, पेज नंबर आप निकालेंगे 103। ठीक है, 103 पेज नंबर निकालो। 103 में एक्टिविटी 6.6 के जस्ट नीचे जो पैरा दे रखा है उधर आपका आंसर है, since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, the rate of breathing in aquatic organism is much faster than the terrestrial organism. Everybody get the answer? परफेक्ट आंसर बुक में दे रखा है, कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, समझने में दिमाग लगाना है और लिखने में एनसीईआरटी को चेक के आना है। क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है, यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा नेक्स्ट पन्ना पलटोगे तो उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, व्हाई द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज फास्टर इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल। ठीक है, मिल गया सबको 105 एक्टिविटी 6.6 के जस्ट नीचे वाला पहरा 6 तुम्हारी अच्छा कुछ बुक में वो 6.7 है एक्टिविटी, तुम अलग देख रहे हो बेटा, तुम गलत ही देख रहे हो। 105 पे देखना है, तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे 103 सॉरी पेज नंबर इज 103 एक्टिविटी 6.6 के जस्ट नीचे वाला पैरा। तो हाँ तुम क्वेश्चन बता रहे थे उधर। हाँ क्वेश्चन 107 पे दे रखा है, ये वो 5 पे दे रखा है। अरे तुम क्वेश्चन छोड़ो, तुम तो आंसर देखो। आंसर इज ऑन पेज नंबर 103 एक्टिविटी 6.6 के नीचे। क्या सबको मिल गया है?
अरे जल्दी बोलो, मिल गया क्या? मैम Yes, सिंस से ma'am. लेकर ब्लड तक, क्या बोल रहे हो? सिंस से लेकर ब्लड तक। अब अच्छा ये भी बताना है क्या? हे भगवान, कहाँ कौन सा ब्लड? थर्ड लाइन के एंड तक, थर्ड लाइन के एंड तक यार, मतलब ठीक है चलो, थर्ड लाइन के एंड तक, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को खत्म करते हैं। हाँ जी भव्य बेटा, समझ में आ रहा है क्या? वंश आपका क्या स्टेटस है? लेट मी नो, चीजें समझ में आ रही हैं क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अगर हम डे टाइम प्लांट की बात करें, डे टाइम, दिन के समय की बात करें, तो रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स लेते हैं और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस दे गिव आउट ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिन के समय में प्लांट इस तरीके से रेस्पायर करते हैं। दिन के समय प्लांट में क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, रेस्पायर हम लोग कर रहे हैं, है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसको वो लेते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नाइट टाइम, रात के समय में क्या होता है? रात के समय में फोटोसिंथेसिस का तो प्रोसेस हो नहीं सकता, तो जो मेजर एक्टिविटी रात के समय में होती है दैट इज रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। रात के समय में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं इन बिकॉज फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो रात के समय में प्लांट्स भी क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कितने लोगों ने सुना है कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को जाके सोना नहीं चाहिए, भूतनी लटक रही होती है, खा जाती है, मार देती है, हैं? कितने लोगों ने ये बात सुनी है? बताओ मुझे। हाँ, कि मेरी क्लास में तो सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया है। कितने लोगों को पता है? हैं? किसी ने देखी है वो भूतनी लटकती हुई? हैं? तो भैया भूतनी नहीं लटक रही होती है, आप भी रेस्पायर करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो और प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। जब दोनों ही लोग, मतलब दो लोग तो नहीं बोलेंगे, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रही है, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सफोकेशन हो जाती है, आपको दिमाग काम नहीं करता, दिमाग में ऑक्सीजन अगर प्रॉपर नहीं मिलती है तो आपको बेहोशी सी आ जाती है और आप बेहोश हो जाते हो। दिस इज दैट भूतनी जो आपको पकड़ लेती है रात को, ठीक है। और जितना बड़ा प्लांट, पीपल का पेड़ इज अ ह्यूज प्लांट, ट्री नॉट अ प्लांट, ठीक है। तो जितना बड़ा डेंस ट्री होगा उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और आप तो रिलीज कर ही रहे थे, तो भैया आपको कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रही है, ऑक्सीजन तो मिल ही नहीं रही है। इज दिस ओके? तो आज के बाद इसका रीजन समझ में आ गया क्या कि भूतनी लटकती हुई दिखती क्यों नहीं है? मैम बट पीपल ट्री गिव ऑफ ऑक्सीजन 24 आवर्स। ईशा बेटा ये चीज मैंने तो नहीं सुना, ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई एम नॉट श्योर। ऑक्सीजन दे, अरे ईशा यार तुम तो पढ़ी लिखी बच्ची हो, फोटोसिंथेसिस रात को कैसे हो रहा है? सनलाइट, ये चार चीजें तुमको मैंने पढ़ाई है, तुम खुद बताओ ना, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट चाहिए या नहीं चाहिए? जब सनलाइट चाहिए तो सनलाइट के प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस होगा तो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिलेगा। अरे ऑक्सीजन कैसे रिलीज होगा बिना फोटोसिंथेसिस के? मैम हाँ मैम कई इंडोर प्लांट्स होते हैं स्नेक प्लांट्स, तो मैम वो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एक बार रुको यार, मेरे को वॉल्यूम हाई करने दो, तुम दो लोग पता नहीं क्या यूज करते हो, तुम्हारी आवाज ही नहीं आती है। हाँ अब बोलो, क्या बोल रही हो? मैम कई इंडोर प्लांट्स होते हैं तो मैम वो रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इंडोर प्लांट का कॉन्सेप्ट ही अलग होता है, ठीक है, और वो रात को भी ऑक्सीजन रिलीज करते हैं ऐसा नहीं होता है।
इंडोर प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं चाहिए होती है और उसके लिए वो घर के अंदर भी ग्रो करते हैं, ठीक है, विच डजेंट मीन कि वो रात को भी आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। For their growth, they do not require that much sunlight for photosynthesis. And there are few plants जिनको घर में रखने से आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, but which again doesn't mean कि वो रात को भी आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, ठीक है? यस मैम। हाँ, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ जाऊं, चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बस इतना सा ही है, मेन बस यही है, और कुछ होता ही नहीं प्लांट्स के अंदर। आओ ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करें। थर्ड लाइफ प्रोसेस बेटा, इसमें थोड़ा सा तुमको और अपना अटेंशन स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, काफी अच्छा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन बेटा ये सेल है, ठीक है, इस सेल को आपको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने हैं। न्यूट्रिएंट्स किस सेल को? बॉडी के हर एक सेल को। बॉडी के सेल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह सेल है नीचे। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द ओनली साइट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, तो न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब तो वहां पे हुए, ठीक है। आपके सेल को ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ है? ऑक्सीजन कहाँ ली थी? अभी करा था ना, एल्वियोली से ब्लड वेसल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी थी। अब वो ब्लड वेसल्स के अंदर बेटा ब्लड फ्लो कर रहा है, उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हर एक सेल को ऑक्सीजन भी देनी है और न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं। फिर इनके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा जिसके कारण ये वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजनियस वेस्ट भी निकालेगी, नाइट्रोजनियस वेस्ट भी निकालेगी। नाइट्रोजनियस वेस्ट हर एक ह्यूमन, हर एक ऑर्गेनिज्म की मल्टी सेलुलर बॉडी नाइट्रोजनियस वेस्ट निकालती है। हमारी किडनी का वही काम होता है, ठीक है, प्यूरिफिकेशन का। तो बेटा आपने देखा कि सेल में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, हर एक सेल को, हर एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, हर एक सेल पूरी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, पूरी बॉडी के अंदर जो सेल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, नाइट्रोजनियस वेस्ट रिलीज कर रहे हैं। तो अब देयर शुड बी अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कि हम हर एक इंडिविजुअल सेल को क्या प्रोवाइड करें? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करें, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल सेल नीड टू ग्रो। हर एक सेल ग्रो करता है, हमारी बॉडी का हर एक बॉडी पार्ट के अंदर कुछ डैमेजेस सेल होते हैं, उनको रिपेयर करना होता है। तो देयर शुड बी एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, देयर शुड बी एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। वो कौन लेके जाता है? आपकी बॉडी में ब्लड। ब्लड इज दैट पार्ट जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हर एक बॉडी सेल में देने का, और हर एक बॉडी सेल से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को भी ब्लड ही कैरी करके लेके जाता है और रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ब्लड क्या है? मेन पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन का। अगर ब्लड नहीं तो ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन का मेजर पार्ट जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है ब्लड। सो शैल आई स्टार्ट विद द ब्लड। ब्लड क्या होता है? चलिए ब्लड, ये डायग्राम आपको बनाना है तो बनाओ, ठीक है। मैम डन। ईशा फिर मैं कंफर्म करके बताऊंगी, ठीक है। अगर तुमने पढ़ा है तो लेट मी कंफर्म, है ना, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है जो आप बोल रहे हो ना पीपल के पेड़ वाली। तो मैं एक्चुअली खुद भी जानने में बिलीव करती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल कम अप विद द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास इफ इट इज सो, ठीक है। चलिए ब्लड के बारे में अगर हम लिखें तो बच्चे क्या लिखेंगे? ब्लड, ब्लड क्या होता है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सुना है आप लोगों ने? ये पार्ट हमने पढ़ा था 9th क्लास में। ब्लड इज अ फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा इज अ फ्लूइड मीडियम। प्लाज्मा क्या होता है? एक फ्लूइड मीडियम होता है in which RBCs, WBCs, platelets are suspended. लिखते जाओ। Plasma is a fluid medium in which cell, RBC, WBC, platelets are suspended. और ये प्लाज्मा ही, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका, और प्लाज्मा ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड फूड इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। ठीक है, तो इतनी सी बेसिक इंफॉर्मेशन सब बच्चों को ब्लड के बारे में बताना चाहिए कि ब्लड क्या है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें जो फ्लूइड मीडियम होता है बेटा उसको प्लाज्मा बोलते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या सस्पेंडेड होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अगर किसी बच्चे को सस्पेंडेड का मीनिंग समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ। पानी के अंदर मिट्टी हमेशा सस्पेंडेड फॉर्म में रहती है, वो घुलती नहीं है। तो इसी तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कभी भी पानी के अंदर आपके प्लाज्मा के अंदर घुलते नहीं है। ठीक है, आपका फेस वॉश जिसके अंदर मिंट की बॉल्स है, वो फेस वॉश के अंदर वो मिंट की बॉल्स क्या रहती है? सस्पेंडेड रहती है। जेली आपने जेली बनाई, उसके अंदर फ्रूट के पीसेस डाल दिए, तो वो जेली के अंदर जो फ्रूट के पीसेस है वो सस्पेंडेड है, वो घुलते नहीं है जेली के अंदर। तो डिड यू गेट द मीनिंग ऑफ द टर्म सस्पेंडेड? एवरीबडी इज गेटिंग दिस मीनिंग? हाँ जी, बताएंगे बच्चों? हाँ, इट स्टैंड फॉर ब्लड इन सेकेंड पॉइंट। नो बेटा, सेकेंड पॉइंट प्लाज्मा के लिए ही है ना। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड फूड इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, ब्लड के बारे में लिखने वाले आएगा तो कभी नहीं आएगा। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें जो पूछने की आएगी। हाँ बोलो, कोई पूछ रहा था कुछ? चलो, अब सब लोग एक बार एनसीईआरटी निकाल लो। मैं आपको पेज नंबर बता रही हूँ, पलटो। हाँ, मैं पेज नंबर बता रही हूँ, सब लोग वो पेज निकाल के बैठेंगे। पेज नंबर 106 टॉप पे जो डायग्राम है, ठीक है, 106 टॉप पे जो डायग्राम है, ठीक है, निकाल लिया है सब लोगों ने? हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे और बहुत आराम से सुनेंगे। देखो, समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग मुझे बताते जाइएगा। निकल गया है सबका? ठीक है, डायग्राम दिख रहा है ना सबको? क्या उस डायग्राम के नीचे स्कीमेटिक डायग्राम करके लिखा हुआ है क्या? एवरीबडी कैन यू फाइंड आउट दैट वर्ड स्कीमेटिक डायग्राम? स्कीमेटिक डायग्राम लिखा हुआ है। चलो, इसकी हम काफी डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ देखना। सबसे पहले तो स्कीमेटिक का मतलब क्या होता है बेटा? स्कीमेटिक डायग्राम एक किसी का भी डायग्राम, जैसे कि ये इधर हार्ट का डायग्राम है, ये ऐसा डायग्राम होता है जिसके अंदर आपको इंफॉर्मेशन गिवन होती है, बट उसका जो डायग्राम के अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो डायग्राम डिटेल में नहीं होता है। ठीक है, अभी आपको लग रहा है कि मैम ये तो ऑलरेडी इतना डिटेल में, और आप कह रहे हो कि डिटेल में नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम सारे इंपॉर्टेंट फीचर कवर करता है। स्कीमेटिक डायग्राम विल कवर द इंपॉर्टेंट फीचर बट नॉट इन डिटेल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम मेडिकल के स्टूडेंट होते और हमारे पास हार्ट का डायग्राम होता तो इसका मतलब कुछ और ही होता। तो आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म स्कीमेटिक डायग्राम? तो पहले तो मैंने तुमको स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब बताया। स्कीमेटिक डायग्राम विल गिव यू द इंपॉर्टेंट फीचर्स of that diagram, but it will not give you exact detail and more details. अभी भी कुछ ऐसी डिटेल्स है जो इसके अंदर मिसिंग होगी। Shall I start? Schematic diagram. Heart
का जो साइज होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज अ साइज ऑफ अ फीस्ट। एक मुट्ठी के बराबर हार्ट का साइज होता है। ये हार्ट आपके कहाँ होता है? हार्ट का डायग्राम कैसे बनना है? हार्ट का डायग्राम मैं जैसे खड़ी हूँ ना, उसी तरीके से जो मेरा आपको, अब मेरा ये वाला पार्ट आपके लिए क्या है? ये लेफ्ट में है, मतलब मेरा ये लेफ्ट है, ठीक है। डायग्राम हम ऐसे ही बनाते हैं। डायग्राम में आप देखो कि जो आपको हार्ट दिख रहा है दैट इज माय हार्ट, ठीक है। मैं आपके जिस सामने खड़ी हूँ, मेरा हार्ट दिख रहा है, मेरा ये लेफ्ट है, तो आपको डायग्राम में भी ये वाला पोर्शन लेफ्ट दिख रहा होगा। एवरीबॉडी कैन सी दैट डायग्राम में, देखो। और मेरा ये राइट है, तो डायग्राम में भी आपको यही पार्ट राइट दिख रहा होगा। तो हम हार्ट कैसे बनाते हैं बेटा? हार्ट का डायग्राम हम किसी का दिल निकालते हैं और उसको हमारे सामने रख देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? सब लोग इधर देखेंगे। हार्ट कहाँ लोकेटेड होता है? ये आपकी चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी का जो सेंटर होता है, उस सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ, उस सेंटर से थोड़ा लेफ्ट की तरफ आपका हार्ट होता है, ठीक है। फिर से बता देती हूँ, दिस इज योर चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी के सेंटर से लेफ्ट की तरफ आपका हार्ट लोकेटेड है, ठीक है। ये हार्ट के बारे में। हमारे ह्यूमन हार्ट को हमने 4 चेंबर्स में डिवाइड किया है, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं। हम ह्यूमन जो बॉडी होते हैं, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनको सर्दी में सर्दी लगती है, क्योंकि हमको हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। दैट इज द रीजन वी वेयर वार्म क्लोथ्स, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो होते हैं, उनको सर्दी में सर्दी नहीं लगती और गर्मी में गर्मी नहीं लगती है। उनका बॉडी टेम्परेचर उसके अनुसार चेंज हो जाता है। अगर हॉट है तो उनका बॉडी टेम्परेचर हॉट हो जाएगा, और अगर बाहर गर्मी सर्दी है तो उनका टेम्परेचर कम हो जाएगा। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हम ह्यूमन बॉडी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर हमको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। तो उस जो भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उनको कंटिन्यूसली एनर्जी चाहिए अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। और बच्चे, एनर्जी कैसे मिलती है? व्हेन यू रेस्पायर, मतलब जब आप ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, उसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनके 4 चैम्बर होते हैं, क्योंकि वो मिक्सिंग ऑफ ब्लड बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। व्हाट डू यू मीन बाय द मिक्सिंग ऑफ ब्लड? हमारे दो चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और दूसरे 2 चैम्बर में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, और ये 2 चैम्बर्स का ब्लड कभी भी एक दूसरे के रास्ते में टकराएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वी ह्यूमन बॉडी और एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बॉडी विद 4 चैम्बर्स, ठीक है। वैसे तो हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन हार्ट ही पढ़ रहे हैं, तो वी कैन नॉट टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ दीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। 4 चैम्बर। शुरुआत में एल लेफ्ट लिखा होगा, लेफ्ट एट्रियम। नीचे लेफ्ट एट्रियम के नीचे जाओगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रसिल बोल लो, वेंट्रिकल बोल लो, जो भी बोलना चाहो। राइट में राइट एट्रियम होता है, कई लोग इसको आर्ट्रियम बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं, जो भी बोलना है। राइट एट्रियम के नीचे जाओगे तो राइट वेंट्रसिल मिलता है या वेंट्रिकल मिलता है। ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज मेरे को थम्स अप डालोगे तो मैं आगे बढ़ूंगी। तो व्हाट आर द 4 चैम्बर्स? कैन यू आंसर दीज? कौन कौन से जो 4 चैम्बर्स हैं? लेफ्ट आर्ट्रियम, और लेफ्ट आर्ट्रियम के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के नीचे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? अब एक बहुत मस्त तरीका बताती हूँ तुमको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड याद करने का। डॉक्टर अपने जब भी कोई डॉक्टर को जब वो डॉक्टर बन जाता है तो ही यूज द वर्ड DR बिफोर इट्स नेम, ठीक है। DR, तो डॉक्टर का D ले लो, उसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड, और R का मतलब राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज फ्लो इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो अब कभी भी तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जाके मैक्सिमम कंफ्यूजन तो ये आता है कि यार लेफ्ट में डीऑक्सीजनेटेड था या राइट में ऑक्सीजनेटेड था, आखिर था किसमें क्या पार्ट, ठीक है। तो याद कर लो, हार्ट में DR, डॉक्टर का DR, D स्टैंड फॉर डीऑक्सीजनेटेड, R स्टैंड फॉर राइट। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज फ्लो इन राइट पार्ट ऑफ योर हार्ट, and oxygenated blood always flow on the left side of your heart. यहाँ तक याद हो गया है?
ये टिप है, दिस इज अ ट्रिक, दिस इज अ टिप जो मैं दे रही हूँ तुमको, तो ये जरूर लिख लेना, ठीक है। दिस इज माय पास्ट एक्सपीरियंस इतने सालों का, जिससे मुझे पता लगा कि बच्चों को ये पार्ट भी याद नहीं रहता है। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या देख लिया है, 4 चैम्बर्स देख लिए हैं, उन चारों के नाम देख लिए हैं। अब आप डायग्राम में फिर से देखोगे, सब लोग डायग्राम देखते जाना बेटा, मैं बुक नहीं उठा सकती, मैं बुक आज एक्चुअली मैंने कपड़े ऐसे पहने कि मैं इस पार्ट को भी कहीं अटका नहीं पा रही हूँ, तो मैंने एक हाथ में तो ये पकड़ा हुआ है, एक हाथ में मार्कर, और फिर बुक पकड़ लूंगी तो मुझे बहुत दिक्कत होगी पढ़ाने में, मैं दिखा भी नहीं पाऊंगी। तो तुम लोग डायग्राम में देख के मुझे थम्स अप डालते जाना। अब राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने वाली एक वॉल होगी, एक डिवाइडिंग लाइन होती है आपके हार्ट में, उसको बोलते हैं सेप्टम, CEPTUM। एवरीबॉडी कैन सी दैट? राइट और लेफ्ट को सेपरेट करने वाली जो वॉल होती है उसको बोलते हैं सेप्टम। जो जो नाम मैं बोल रही हूँ वो सारे आपको याद करने रहेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे आप नीचे आते हो आप देखोगे सेप्टम की वॉल और वेंट्रासिल की वॉल थिक होती जा रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, जो वेंट्रकल है या वेंट्रासिल है उसकी वॉल और सेप्टम की वॉल थिक होती जा रही है, मोटी होती जा रही है, वॉल, WALL वॉल। उसका मोटे होने का रीजन ये है कि इन दोनों वेंट्रकल में से जो ब्लड निकलता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर में होता है, ठीक है। प्रेशर वाला जो ब्लड होता है जब वो बाहर निकलेगा, अगर वॉल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जस्ट इमेजिन द केस ऑफ अ बलून। होली के समय में जब आप बलून को फुलाते हो और उसके अंदर पानी डालते जाते हो, तो वो पानी क्या करता है, बलून की वॉल्स पे प्रेशर डालता है, यही तो होता है। और जब वो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा तो बलून फट जाएगा। एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग। नीचे जब वेंट्रासिल में ब्लड जाता है तो राइट वेंट्रासिल और लेफ्ट वेंट्रासिल में जब ब्लड आ रहा है तो वो प्रेशर में आ जाता है, इतना सारा ब्लड आता है, और वो प्रेशर वाले ब्लड को झेलने के लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए, मोटी तगड़ी होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर तुमसे कोई पूछे कि वैसे पूछते नहीं है, आपके खुद के नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि सेप्टम की वॉल नीचे से और वेंट्रासिल की वॉल, वेंट्रासिल तो वैसे दोनों नीचे ही है, राइट और लेफ्ट, इनकी वॉल मोटी क्यों होती है। और दूसरी बात बताएं, ये सब मैं चीजें तुमको लिटन में भी दे दूंगी। लेफ्ट वेंट्रासिल की वॉल राइट वेंट्रासिल से कंपेयर करोगे तो लेफ्ट की राइट से थोड़ी और मोटी है। एवरीबडी कैन सी दैट? मुझे बताओ जल्दी से, मुझे बताओ जल्दी से, क्या आप लोगों को दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रासिल की वॉल राइट वेंट्रासिल से ज्यादा मोटी है? मैं चाहूंगी कि हमारे जो बॉयज हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। संचित तो हमेशा हमको आंसर करता है, हाँ, सक्षम, भव्य, वंश, यस, मैं आप लोगों को ही चाहती थी कि पार्टिसिपेट करो, है ना। ये टॉपिक अपने आप में चैलेंजिंग होता है, ऑनलाइन पढ़ाना और आप लोगों के लिए पढ़ना, तो मैं ट्राई कर रही हूँ, तो बच्चों प्लीज सपोर्ट करो, है ना। कुछ डाउट होता है तो पूछो। क्लास को इफेक्टिव बनाने के 2 तरीके हैं, टीचर से डिसेंट अच्छे डाउट पूछो, और जब टीचर कुछ क्वेश्चन पूछे तो उसका आंसर करो, ठीक है। तो अभी तक हम ये अब मैंने आपको बोला कि लेफ्ट वेंट्रासिल का वॉल राइट से भी ज्यादा थिक है, उसका रीजन बता देती हूँ। DR याद है? D स्टैंड फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड इसका मतलब अगर राइट पार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लेफ्ट पार्ट में क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेफ्ट वेंट्रासिल से ब्लड हर एक बॉडी पार्ट के लिए निकलता है, ठीक है। तो जब ब्लड इधर से निकल रहा है तो वो ब्लड बहुत ज्यादा प्रेशर में, क्यों? क्योंकि उसको निकलते ही कहाँ जाना है, पूरे बॉडी पार्ट में फ्लो होगा। तो लेफ्ट वेंट्रासिल के अंदर प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, विच इज अंडर हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर में होता है, तो उसकी वॉल और भी ज्यादा थिक बनाई जाती है। स्टार्ट करें अब? इतना पार्ट सबको क्लियर हो गया है? बिल्कुल बताते हुए चलना बेटा मुझे। आओ, हम लंग्स से हमको क्या ऑक्सीजन मिल गई थी क्या? सब लोग लंग्स पे आओ। लंग्स पे हमको ऑक्सीजन मिल गई थी। लंग्स का क्या काम था? लंग्स में जो एल्वियोली थी वो ऑक्सीजन ले रहे थे। अब उस ऑक्सीजन को हमें हार्ट में लेके आना है। बिल्कुल शुरू से शुरुआत कर रहे हैं, तो पहला काम ये होता है लंग से हार्ट में ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेके आना। ये रहा लंग्स और ये रहा हार्ट। तो बेटा पहला काम तो यही है कि हमें
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में लेके आना है। तो लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने के लिए एक स्पेशल ट्यूब्स है, उनका नाम बेटा है पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स। ये मैं चार्ट, फ्लो चार्ट इसका बनवाऊंगी, ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए मैंने अभी लिखा है। तो सबसे पहले हमें लंग से ऑक्सीजन को उठाना है, उस ऑक्सीजन को उठा के हार्ट में लेके आना है। अब हम हार्ट में घुस गए हैं, हार्ट में हमारे क्या घुस गया है, लंग से हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस गया। अब हार्ट में आ जाओ, हार्ट के कौन से पार्ट में एंटर करोगे, जल्दी बताओ मुझे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन से पार्ट में एंटर करोगे, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ कौन से पार्ट में। हाँ, लेफ्ट, वेरी गुड। तो ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, वेरी गुड बच्चों, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को हम लेफ्ट एट्रियम में एंटर करवाएंगे। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एंटर करेगा तो लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाएगा और वो एक्सपैंड होने लगेगा। मेरे हाथ को देख रहे हो, ये एक से एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड भर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके अंदर भर जाएगा, इस ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को देखो, उनके बीच में एक रास्ता है। अब वो जो बीच का रास्ता है लेफ्ट आर्ट्रियम का, जब भर जाएगा तो वो रास्ता खुलेगा, और खुलने के बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ मूव करने लगेगा। तो जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड मूव करता है, तो अब लेफ्ट एट्रियम को तो दबा दो, कॉन्ट्रैक्ट करो, क्योंकि हमको ब्लड को निचोड़ना है। और अब हम चाहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाए और एक्सपैंड होना चालू। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में अब आपका ब्लड भरने लगा, ठीक है। अब जब ये भर रहा होगा तो ऊपर का जो बीच का पाथवे था ना इनका, वो पूरा भरने के बाद बंद हो जाएगा। जब पूरा भर गया है तो वो बंद हो गया है। बंद क्यों हुआ है, इट विल मेक श्योर कि ब्लड आपका वापस से लेफ्ट आर्टरियम में ऊपर ना घुस जाए, ठीक है। तो ब्लड को ऊपर नहीं घुसाना है, तो वो बंद हो जाएगा रास्ता, जब ब्लड पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को, आपको बॉडी के हर एक पार्ट को देना है। किसको देना है, हर एक पार्ट को, बिकॉज हु नीड ऑक्सीजन, एवरी सिंगल सेल ऑफ द बॉडी नीड ऑक्सीजन। तो अब जब ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो ये ब्लड होगा अंडर प्रेशर। बहुत सारा ब्लड एकदम से एक ट्यूब में फ्लो करेगा, ठीक है। पूरा आपकी टंकी भरी पड़ी है, पानी की टंकी भरी पड़ी है, तो नल जैसे ही खोलोगे तो क्या होगा, एकदम से हाई प्रेशर से पानी आएगा। मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ, हमारे 9th फ्लोर की बिल्डिंग है, 9th फ्लोर 10th फ्लोर जो भी बिल्डिंग है, 9th फ्लोर ही है, ठीक है। तो जब मैं ऑब्वियसली टंकी सबसे हाइट पे है, मेरे यहाँ पे पाइप में पानी जब आता है हमेशा अंडर प्रेशर रहता है। तो शुरू के 3 महीने तो हम जब हाथ धोते थे हम सब गीले हो जाते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पानी पूरा नहीं खोलना है, इतना प्रेशर से पानी उठता था। अब इधर क्या है, इधर टंकी आपकी पानी से भरी हुई है, तो जैसे ही आप टैप खोलोगे तो पानी खूब सारा निकलेगा एकदम से। तो वो पानी कैसे है, अंडर प्रेशर है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो इस अंडर प्रेशर ब्लड को झेलने के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ ट्यूब होती है, जिसकी स्पेलिंग तो होती है AORTA, बट इसका नाम होता है एओर्टा। इसमें आर साइलेंट होता है, इसको बोलते हैं एओर्टा, ठीक है। ये मेन आर्टरी होती है, दिस इज मेन आर्टरी। इसका क्या काम होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है जो कि अंडर प्रेशर है, ये सबसे पहले इस एओर्टा में घुसेगा। अब ये ब्लड हर एक बॉडी पार्ट में जाएगा। ये जो एओर्टा होता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड आया है वो अंडर प्रेशर है, दैट इज द रीजन इसकी जो वॉल्स होती है थिक एंड इलास्टिक वॉल्स होती है। अरे जरूरी है या नहीं, नहीं तो ब्लास्ट हो जाएगा, आपका ब्लड आपकी बॉडी में ही फटफटा जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ तक का ये लेफ्ट वाला पार्ट समझ में आ गया क्या, बताना बच्चों। हाँ
हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। Ma'am, could you please explain aorta again? क्या बेटा? Ma'am, could एओर्टा? you please explain aorta? हाँ, एओर्टा फिर से बता देते हैं। देखो, हमने आपको क्या बोला कि जब लंग से हार्ट में ब्लड जा रहे थे, तो हर बार क्या हो रहा है, जब लंग से हार्ट में जा रहा है या हार्ट से बॉडी में जा रहा है, ठीक है, जो ये एंट्री और एग्जिट है ना, लंग से एग्जिट और हार्ट में एंट्री और हार्ट से एग्जिट बॉडी के अंदर एंट्री, बेटा एंट्री और एग्जिट को शानदार बनाना है, ठीक है। तो शानदार बनाने के लिए जो गाड़ी घोड़े चाहिए वो भी एक स्पेशल चाहिए, ठीक है। तो जब लंग से हार्ट में आपका ब्लड एंटर कर रहा है, तो लंग से एग्जिट हो रही है और हार्ट में एंट्री हो रही है, तो उसने कहा कि भैया हम ऐसे ही नहीं आएंगे, किसी में मत छोड़ो, हमें तो हमारे लिए एक स्पेशल गाड़ी चाहिए जो सिर्फ हमको लेके जाए। तो लंग से हार्ट में ले जाने वाली वो गाड़ी कौन सी है? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, सिर्फ और सिर्फ यही काम है, स्पेशल एंट्री और एग्जिट को स्पेशल बनाना है। तो एग्जैक्टली फिर हार्ट से बॉडी में ब्लड निकला, तो फिर से वही क्वेश्चन आया कि भैया हम जाएंगे बट शान से जाएंगे और हमारी सवारी में जाएंगे और कहीं नहीं, और कोई नहीं होना चाहिए। तो हार्ट से जब ब्लड निकला तो कौन सी ट्यूब में निकला? एओर्टा। एओर्टा मेन आर्टरी होती है, आर्टरीज बहुत सारी होती है आपके ब्लड के अंदर, जो मेन आर्टरी होती है वो एओर्टा होती है। और ये जो ब्लड जब निकल रहा है ये अंडर प्रेशर है, तो उस प्रेशर को झेलने के लिए एओर्टा ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। कैसे? अपनी वॉल्स को थिक किया और इलास्टिक बनाया। अब आ रहा है समझ में? नाउ इज दिस क्लियर? जो वेन्स होती है वो तो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है ना। पल्मोनरी वेन्स हैज अ स्पेशल वर्क टू डू। ओके, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमने तो वेन्स के लिए तो यही सुना था, बट प्लीज पल्मोनरी वेन्स एंड वेन्स आर डिफरेंट। यही मेजर कंफ्यूजन बच्चों को होता है इसमें, ठीक है। तो अब अभी तक हमने पूरा लेफ्ट पार्ट पढ़ लिया हमारा, ठीक है। जरा राइट में एंट्री ले आओ, जरा राइट में एंट्री लेते हैं, आओ जरा। अब आर्टरीज, ये जो एओर्टा है ये फर्दर डिवाइड होती है पतली पतली आर्टरीज में, पतली पतली आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है और सिंगल सेल थिन ट्यूब्स के अंदर, जिनको बोलते हैं ब्लड कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरीज फर्दर डिवाइड होती है किसके अंदर? वन सेल थिक वॉल, क्या? ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, वन सेल थिक इनकी थिकनेस होती है, और ये ब्लड कैपिलरीज आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक ब्लड टू ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी। अगर ब्लड कैपिलरीज नहीं, आर्टरीज इतनी मोटी होती है कि वो एक एक सेल को नहीं प्रोवाइड कर सकती, तो उन्होंने क्या किया? अपने रास्ते को और पतला कर दिया, और पतला कैसे किया? उन्होंने आगे क्या बना दी? आर्टरीज के रास्ते में क्या मिली हमको? आगे जाते गए तो रास्ता और सकड़ा होता गया, तो वो सकड़ा रास्ता किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लड कैपिलरीज में। what are blood capillaries doing? They are taking the blood to each and every single cell of the body, क्योंकि वो कितनी थिक है? वन सेल थिक। अभी हमने वन सेल थिक तो पहले भी कहीं देखा था, जिसका मतलब क्या हुआ था? डिफ्यूजन का प्रोसेस मस्त हो गया था। तो इधर भी तो यही चाहिए कि एक सेल थिक होगी तो आराम से ऑक्सीजन निकल जाएगी और सेल को मिल जाएगी, ठीक है। अब ब्लड कैपिलरीज ने हर एक बॉडी पार्ट, हर एक बॉडी सेल को दे दिया। जब ये ब्लड कैपिलरीज ऑक्सीजन दे रही थी तो हाथों हाथ जो हर एक सेल था उनको क्या दे रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा था। भैया तुम तो हमारे लिए अच्छी चीज लाए हो, बट ये अब हमारे लिए वेस्ट है, तुम ये लेते जाओ, ठीक है। तो अब इधर ये हर एक बॉडी पार्ट से अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो प्योर ब्लड ले लिया, अब बट उसी टाइम हर एक बॉडी पार्ट ने उस ब्लड को हमको गंदा करके दे दिया, ठीक है। कैसा कर दिया? डीऑक्सीजनेटेड कर दिया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इधर से तो सब कुछ अच्छा ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड आया था, अब ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट में लेके जाएंगे। भैया एंट्री हो रही है तो फिर से क्या होनी चाहिए? स्पेशल। तो ये स्पेशल एंट्री के लिए एक स्पेशल वेन होती है, उसको बोलते हैं वेना कावा।
दिस इज अ मेन वेन, वेना कावा, मेन वेन, ठीक है। कैपिलरीज फर्दर ज्वाइन होगी इनटू वेन्स, ये आगे कैपिलरी वेन्स अभी बहुत आगे भी बताऊंगी, ठीक है, तो चिंता मत करना। वेना कावा इज द मेन वेन जो कि उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जा रही है। अब बेटा ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जो कि हर एक बॉडी ऑर्गन, हर एक बॉडी के पार्ट से आ रहा है, दिस इज नॉट अंडर प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर में नहीं होता है, तो वेना कावा की वॉल्स थिक और इलास्टिक भी नहीं होती है, ठीक है, ये अंडर प्रेशर नहीं होता है। बट वेना कावा की वॉल्स आर प्रोवाइडेड विद वैल्व्स, ठीक है, दे आर प्रोवाइडेड विद वैल्व्स। मैंने बोला था ना इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें और पूछने के लिए तो ब्लड तो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, चिंता मत करो, मैं सारी चीजें अभी तो मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, मैं सारी चीजें लिखवाऊंगी, है ना। ये टॉपिक टाइम लगता है इसके अंदर। बॉडी डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना कावा के थ्रू के एंटर कर रहा है, जब सारे ऑर्गन से ब्लड जब एंटर करता है तो ये प्रेशर में नहीं होता है। अरे तुम्हारा हार्ट तो इतना सा था, उसमें जब ब्लड भरा है और एकदम से तुम ढक्कन खोलोगे तो ऑब्वियसली वो प्रेशर में होगा। ये तो हर एक से हर जगह से घूमता हुआ आ रहा है ना, तो ये अंदर प्रेशर में नहीं है, ठीक है। बट इसमें क्या होती है, वैल्व्स होती है। अब भैया ये वैल्व्स का क्या काम होता है, दे मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। देखो मैं डायग्राम से समझा रही हूँ, ध्यान देना, इनका क्या काम है, दे मेक श्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ब्लड सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे, उसका इंश्योर करती है। कैसे, देखो मैं तुमको ट्यूब बना के दिखाती हूँ। सुनना बेटा, एक ही से थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाती हूँ जिससे ज्यादा इतनी मोटी वेना कावा होती नहीं है, बट तुमको दिखा रही हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में आ सके। सुनना बेटा, वेना कावा में ये होता है वाल्व, ठीक है, और एक नीचे और ले लेते हैं, ये जब आपका ब्लड इसमें इस पार्ट में एंटर कर गया है तो ये क्या, ये दोनों वाल्व्स बंद होंगे और ये ब्लड एंटर कर गया। जब ये ब्लड एंटर कर गया है तो ये रास्ता, ये वाल्व बंद हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये मेक श्योर कर रहा है जब तक कि ऊपर का रास्ता खुलता नहीं है तो नीचे से ब्लड वापस ना निकल जाए। समझ रहे हो, अरे ये ट्रायंगल ये खुलती है, ऊपर वाली खुलेगी तो ही तो ब्लड और ऊपर जाएगा, ये रास्ता खुलता है, ये खुली हुई वाल्व है, ये ऐसे खुली हुई है। अभी ये मैंने बंद बनाई है बेटा, ये बंद क्यों है, क्योंकि ब्लड इसमें ट्रैप हो गया है। ट्रैप क्यों किया है, ऊपर का रास्ता खुला नहीं है और नीचे ये रास्ता, ये ब्लड जाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर दैट द ब्लड शुड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। तो अब जब ये ऊपर का खुलेगा तो ब्लड ऊपर ही जा सकता है बट नीचे नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आर यू गेटिंग द मीनिंग ऑफ द टर्म वाल्व? जल्दी बताओ बच्चों। मैम वेना का मतलब जैसे सेकंड डायग्राम दे रखा है तो ये पूरी वेना का होगी। सेकंड में मत जाओ, मेरे साथ चलो। वेना कावा का मीनिंग का, वाल्व का मतलब कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? बॉयज में पूछना चाहूंगी, मेरे बॉयज तो भैया उनका नाम नहीं लो तो बुरा मान जाते हैं। हाँ हाँ बोलो भाई। मैंने कहा मैं बैग्स का क्या यूज है? वैल्व्स ना, बैग्स, VALVES बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो? फाइन। भव्य तुम्हारी बात कट रही है, तुम लिख सकते हो चैट विंडो पे, मैं चेक कर लूंगी क्या बोल रहे हो। भव्य बोल रहा है, वंश बोल रहा है, कौन बोल रहा है? भव्य बोल रहा है मेरे ख्याल से। हाँ जी भव्य, लिख रहे हो क्या बेटा? मैम हाँ मैम लेकिन ब्लड इतना सा थोड़ी ना होता है, वो तो हमेशा फ्लोइंग हो रहा होता है, तो फिर मैम ये कैसे ट्रैप और ये जो क्लोजिंग हो गया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। बेटा तुम इतना मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा, ये वाल्व बंद खुल होते रहते हैं कंटिन्यूसली। ऐसा थोड़ा है कि मैंने मेरे हाथ से रोक दिया, ये डायग्राम ऐसे बना दिया तो
ब्लड रुक गया, इट विल कीप ऑन, ये फ्लैप ऐसे चलता रहता है, खुला बंद हुआ, खुला बंद हुआ, जिससे कि एक बार जब ब्लड ऊपर चला गया तो यहाँ पे ही रहेगा, अब ऊपर का खुलेगा तो ऊपर जाएगा, तो ये बंद खुल, ये पूरी ट्यूब के अंदर ऐसे वैल्व्स लगे होते हैं, तो हमेशा ब्लड से ऊपर ही जाता है। अब बताओ दीपांशी, ओके मैम। थोड़ा सा समझ पा रही हो क्या इस चीज को? ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है बेटा, ये फ्लैप, ये जो वैल्व्स होते हैं ये कंटिन्यूसली बंद खुल होते रहते हैं। क्या बोल रहा है भव्य? नहीं, वेना कावा का बैग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, ये तो ट्यूब्स होती हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता बेटा, ये तो ट्यूब्स है आपकी, है ना। वेना कावा इज मेन वेन, ट्यूब होती है, ठीक है। इज दिस क्लियर? आ रही है बात समझ में? अब हमारा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में पहुंच चुका है। अब बच्चे हार्ट से इस ब्लड को कहाँ लेके जाना है? लंग्स। फिर से एंट्री और एग्जिट स्पेशल बनानी है, तो नाउ द एंट्री टू द लंग्स विल बी टेकन बाय द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी डायग्राम को फिर से करेंगे, बट नेक्स्ट टाइम मैं फ्लो चार्ट पूरा बनाऊंगी। काफी सारी चीजें अब तुमको समझ में, मुझे ऐसा लगता है, आ चुकी है। एक बार ब्रीफिंग कर रही हूँ, फटाफट मेरे साथ देखना। लंग्स के अंदर एल्वियोली ने ऑक्सीजन दिया हमको, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गया, वो ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मोनरी वेन्स हार्ट में लेके जाती हैं। हार्ट के अंदर लेफ्ट आर्ट्रियम में वो ब्लड एंटर करेगा, तो लेफ्ट आर्ट्रियम या एट्रियम एक्सपैंड होएंगी, रिलैक्स मोड में होएंगी। इतनी देर जब ये पूरी भर जाएगी एट्रियम, उसके बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड जा रहा है तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स और एक्सपैंड हो रही है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपकी ब्लड से भर चुकी है, तो ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को आपको बॉडी के अंदर निकालना है। उसको लेने के लिए एक स्पेशल हमने ट्यूब बनाई है, एओर्टा, जो कि मेन आर्टरी होती है, जिसकी वॉल थिक और इलास्टिक होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो अंडर प्रेशर होता है। इसका काम क्या होता है? ये एओर्टा विल फर्दर डिवाइड इनटू आर्टरीज, एंड आर्टरीज विल फर्दर डिवाइड इनटू कैपिलरीज. Blood capillaries are one cell thick, which are responsible for taking the blood to each and every single cell of the body. अब जब ये सेल हर एक सेल को ब्लड दे रही होंगी, तो हर एक सेल इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, नाइट्रोजनस फेज देगा। तो हम तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। हमारी बॉडी के अंदर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हमको हार्ट में लेके जाना है, ठीक है। ये वही ब्लड था, बट अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। इसकी एंट्री कौन करवा रहा है? आपकी वेना कावा। फिर से ये देखो, अब ये मैं भूल गई हूँ बताना, हार्ट के अंदर फिर से वही राइट आर्ट्रियम में जब एंटर करेगा तो राइट आर्ट्रियम रिलैक्स करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, तो वो रिलैक्स करेगा, एक्सपैंड करेगा, फिर राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फाइनली राइट वेंट्रिकल से जब ये ब्लड लंग्स में जाएगा तो उसको कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, एंड इट विल टेक इतना ही टाइम और, ठीक है, इतना टाइम और लग जाएगा। बट आज की क्लास से मुझे ये बताओ आप लोग को कितना समझ में आया, एंड आई विल प्लीज मेक श्योर कि आप आज की क्लास ज़रूर एनसीईआरटी से या मेरी मीटिंग वापस से जो मैंने लेक्चर पढ़ाया उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को देखो, या फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट लेट मी नो कि आपको आज कितना समझ में आया। जल्दी से सब लोग बताएंगे कितना समझ में आया। ईशा को 100%, अरे वाह। मैं सिर्फ 50% की उम्मीद करती हूँ। अगर तुम ये 100 और इतना 90% डालोगे तो मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं इतना दे पाई आप लोगों को, ठीक है। और लिखवाऊंगी तो और चीज़ें क्लियर होंगी, प्लस मेरा सारा पढ़ाया बर्बाद हो जाएगा। अपनी क्लास मंडे को आएगी, प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिवाइज करो, है ना। प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिवाइज करो, 2 दिन भूलना मत। कल हमारा टेस्ट है। अच्छा, कल मुझे छुट्टी का सीन बताएं,
कल आप लोगों की छुट्टी है क्या? सब लोगों की? अगर किसी का स्कूल है तो कितने बजे तक है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। अगर स्कूल है तो कितने बजे तक है? किसी का स्कूल है तो मुझे बता दो। हाँ 12:30 तक है, ठीक है ठीक है। तो मैं 1:40 तक है, 1:20। हद है यार ठीक है, कोई फिर तो वही 3 बजे ही होएगा। ये देखो सक्षम यार, सीरियसली मैं तुमको क्या बोलूँ। ठीक है, हम अपना टेस्ट वही 3 हमारी क्लास कितने बजे लगती है? 3:30 लगती है ना, तो 3:15 तक टेस्ट लूँगी मैं, अपडेट कर दूँगी टिल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो बाय एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बेटा। थैंक यू यार, मैं जान लगा देती हूँ ये सुनने के लिए।